नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा। आज क्लियर कॉन्सेप्ट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कई दिनों बाद मुखातिब होने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम शुरू करेंगे फॉरेस्टर का बायोलॉजी का चैप्टर। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे डाइजेशन सिस्टम्स, जो एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं फॉरेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपके फॉरेस्टर के लाइव प्रोसेस जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है डाइजेशन सिस्टम, आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए आपका ज़्यादा ना समझ लेते हुए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो लार्ज बड़े बड़े अघुलनशील पदार्थ को लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल उसे डाइजेशन कहा जाता है। जो लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है इसको जो कन्वर्ट करना स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वो कहलाता है आपका डाइजेशन। या आप अन्य दूसरी डेफिनेशन से भी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि बड़े बड़े अघुलनशील जटिल पदार्थ कॉम्प्लेक्स का, बड़े बड़े अघुलनशील कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों पे तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी डाइजेशन। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन के दौरान कौन कौन से 5 पड़ाव जो होते हैं वो पूर्णतः होते हैं। सबसे पहले जो पड़ाव है, खाने का जो अंत ग्रहण करने की जो विधि है। अगर आपको रोटी दी जाती है तो आप सबसे पहले जो रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको क्या करेंगे, मुख गुहा के अंदर रखोगे। ये है आपका मुख गुहा, बकल कैविटी, मुख गुहा कहते हैं हिंदी में, मुख गुहा। इसके अंदर आप भोजन को रखोगे तो आपका जो पाचन होता है तो शुरुआत यहीं से हो जाती है। जो आपका स्टार्च होता है मांड, वो कार्बोहाइड्रेट में ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। 30% स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है बकल कैविटी के अंदर। ये आपका प्रथम चरण होता है पाचन क्रिया का। और जो दूसरा चरण है वो होता है आपका डाइजेशन। जो पाचन है वो होता है आपका कहाँ से होता है, इसी के अंदर जो बकल कैविटी में है, जो डाइजेशन होता है वो आपका शुरू हो जाता है दूसरे चरण में। सबसे पहले रोटी के टुकड़े मुंह के अंदर रखना, उसे इंजेशन कहते हैं, इंजेशन या अंतग्रहण। और दूसरा जो होता है डाइजेशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है, डाइजेशन जो सबसे पहले प्रारंभ होता है वो आपके बक्कल कैविटी पे प्रारंभ होता है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ओके। अब जो तीसरा चरण होता है एब्जॉर्प्शन। ये है तीसरा चरण, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना। भोजन को क्या है, जो एनर्जी के रूप में आपको जो ताकत मिलती है, पहले आपने पाचन किया, उसके बाद क्या हो गया, आपको जो एनर्जी मिलती है वो खाने को जो अवशोषित करके मिलती है वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये है तीसरा चरण। और इसके बाद है चौथा चरण एसिमिलेशन करना। एसिमिलेशन होता है स्वागीकरण करना, भोजन का स्वागीकरण करना, या आप इसे कह सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन करना भोजन का। आपने जो एनर्जी खाना खाया, सबसे पहले उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ, आप उसके बाद तो आपका एब्जॉर्प्शन हो शुरू हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद तीसरे चौथे चरण में जो भोजन का होता है वो होता है एसिमिलेशन या पूर्ण अवशोषित जो होता है भोजन को वो किया जाता है। और जो अंतिम चरण है वो कहलाता है आपका इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो आपके जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उसको क्या करा जाता है, शरीर से जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी इजेशन। शरीर से अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या वेस्ट मटेरियल जो आपके रेक्टम में स्टोर होते हैं। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे रेक्टम कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। कृपया अगर आपको इस डायग्राम में अगर किसी प्रकार की अगर आपको संदेह हो तो आप इसको एनसीईआरटी क्लास 10th में आप लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए। अब देखते हैं, हमने 5 पड़ाव पढ़े, वो होते हैं, सबसे प्रथम जो पड़ाव था इंजेशन, फिर सेकंड पड़ाव था डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ओके। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो होती है जो बक्कल कैविटी से लेकर जो एनस तक, यहाँ से लेकर जो एनस तक जो पूरी एक कैनाल है,
एक नहर टाइप की आप कह सकते हैं। नहर में क्या होता है, पानी आता है। ये पूरी क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, आर नली है ये। इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 8 टू 10 मीटर जो लेंथ है, ये देखिए 8 टू 10 मीटर जो लेंथ है। और ये स्टार्ट होती है मुख गोवा से लेकर एनस तक ये स्टार्ट होती है। ओके, एनस किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके बाद हम पूरा आपको बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर पहले इसके बाद हम पहले आपको पूरा पढ़ाएंगे टंग के बारे में, फिर मैकेनिकल प्रोसेस क्या क्या है ये पढ़ेंगे, फिर आपको स्टोमच, फिर बाद में आपको 3 से 4 लेक्चर में आपको इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया जाएगा कि इसके क्या क्या पार्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स, इसकी कौन कौन से ऑर्गन है। आपने देखा होगा एलिमेंट्री कैनाल जो ये आर नली है, हमने बताया था कि इसकी शुरुआत होती है बक्कल कैविटी से लेकर जो ये एनस तक की जो पूरी है, ये पूरी एक कैनाल है। ये क्या है, एक आप कह सकते हैं ये आर नली है। इसकी लंबाई हमने आपको बताई है 8 से 10 मीटर। और जो इसका जो पार्ट है, सबसे पहले आप देखिए कि इसके पार्ट बारी बारी से, सबसे पहले जो है बक्कल कैविटी, जो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो मांड होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम है जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो पार्ट है हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक महत्वपूर्ण अंग है। और इस सेकंड नंबर में जो आता है, सेकंड में आपने देखा भोजन आपने यहाँ से लिया, फिर फेरिंग्स में पहुँचा। फेरिंग्स भी एक इसका पार्ट है। फिर फेरिंग्स को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहा जाता है हिंदी में, ग्रसनी। फिर है ईसोफेगस, घेंगा कहते हैं इसे हिंदी में, घेंगा। ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपका किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अब तीसरा आता है स्टोमच। आपने भोजन लिया, पहले बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में गया, फिर फेरिंग्स में, फिर एसोफेगस में, घेंगा, फिर जो चौथे उसमें गया है वो भाग में वो गया है स्टोमच में। फिर स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है, रेक्टम में भोजन एकत्रित हुआ, फिर एनस के थ्रू भोजन का क्या हुआ, इजेशंस हुआ। ये सारे भोजन इसके पार्ट है, किसके है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमच, और आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पेनक्रियाज क्या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो पेनक्रियाज क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ओके, अब याद रखना, सबसे पहले हो गया मुख गुहा, फिर आपका मुख गुहा के बाद क्या है, ग्रसनी, फिर आपका घेंगा, फिर आपका है आमाशय, फिर आपका इसके बाद है छोटी आंत और बड़ी आंत। ओके, अब देखते हैं कि अब हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर अब हमने पार्ट भी पढ़ दे कि कौन कौन से अंग से, कौन कौन से चरण से, कौन से कितने पड़ाव में डाइजेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की बक्कल कैविटी के बारे में। देखिए, बक्कल कैविटी में अगर आपने भोजन को लिया तो 2 प्रकार की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। एक होती है यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया। यांत्रिक प्रक्रिया में जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसमें कौन कौन भाग लेता है, वो आपका टूथ हो गया, वो इसमें भाग लेता है, और जीभ। जब आपने भोजन को डाला तो सबसे पहले दांत क्या करेंगे, आपने रोटी का टुकड़ा लिया, निवाला लिया, फिर आपने रखा जीभ पे। जीभ और जो आपकी जीवा है, वो जो आपकी टंग और आपके जो टीथ है, वो भोजन को क्या करेंगे, वो तोड़ेंगे, डाइजेशन में करेंगे। और इसमें क्या होगा, कई प्रकार के एंजाइम होंगे जो इसको छोटे छोटे भाग में तोड़कर आपके जो पाचन है वो काफ़ी ही सरल बना देंगे। बोलते हैं कि भोजन जो अब आप जब लेते हैं तो सबसे पहले उसको पूर्णतः रूप से उसे चबाया जाए, क्योंकि इसका डाइजेशन अगर अच्छी तरीके से होगा तो आपका जो भोजन है वो काफ़ी, जो आमाशय में जब जाएगा स्टोमच में, तो इसको काफ़ी जो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रसाकसी नहीं करनी पड़ेगी, और काफ़ी आराम से आपका भोजन डाइजेशन हो जाएगा और काफ़ी दिक्कत नहीं होगी आपके शरीर को। पहले 2 चरण में बक्कल कैविटी में 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक है मैकेनिकल और दूसरा है केमिकल रिएक्शंस। मैकेनिकल प्रोसेस में आपने देखा कि 2 महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपने देखा
कौन कौन से महत्वपूर्ण था, टीथ और टंग। अब केमिकल मैकेनिकल रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर टीथ और टंग दिखाई दिया हुआ है, टीथ एंड टंग। फिर केमिकल रिएक्शंस में हम आपको एंजाइम पढ़ाएंगे। अब मैकेनिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ाते हैं। मैकेनिकल रिएक्शंस आप देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल रिएक्शंस में जो होते हैं आपने देखा, एक तो टीथ और टंग काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसमें टीथ क्या करता है, टीथ के बारे में अब देखेंगे हम, टीथ के बारे में। ओके, देखिए जो टीथ है वो क्या होता है, एक तो भोजन को क्या करता है, तोड़ने में सहायता प्रदान करता है। और अब टीथ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसी कारण टीथ को क्या कहा जाता है, हेट्रोडेंट कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ही उसमें विभाजित है 4 भागों में। इस वजह से क्या कहा जाता है, इसे हेट्रोडेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम 4 भाग में, सबसे पहले जो टीथ होता है इंसाइजर जो टीथ होते हैं भोजन के, ये देखिए आप, ये आपके टीथ है, इसके जो ये वाले 2 आगे के जो भाग है, जब आप काटने में, अगर आपने देखा होगा कि अगर छोटा बच्चा, एक 2 साल का बच्चा अगर आपको काटता है तो उसकी एक घड़ी टाइप की बनती है। ये कौन से टीथ की घड़ी टाइप की बनती है हाथ में, अगर आपको हाथ को काटा तो ये कौन से टीथ है, ये है आपके इंसाइजर टीथ है। ये काफ़ी काटने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सेकंड टीथ होते हैं कैनाइन क्या करते हैं, तोड़ने में। अगर आपने एक लेस का पैकेट लाया और उसको आप तोड़ते हैं तो आप कैसे तोड़ते हैं, जो टीथ होते हैं, आप एक बार आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, जो टीथ होते हैं वो कैनाइन होते हैं। ये देखिए कैनाइन, ये एक है, ऊपर के लिए जो कैनाइन है ये बना हुआ है कैनाइन होता है, एक होता है। ओके, अब नेक्स्ट होता है आपका कैनाइन के बाद प्रीमोलर क्या काम करता है, चबाने में काम करता है, च्यूइंग में काम करता है प्रीमोलर। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये भी, जो प्रीमोलर है। ये देख सकते हैं ये कितने होते हैं, 2। और इसको कहा जाता है अग्रचर्वनक कहा जाता है। और इसका किस चीज़ में सहायक होता है, च्यूइंग करने में। ओके, अगर आप चिंगम लाते हैं, ये देखिए यहाँ प्रीमोलर 2, तो आप कहाँ रखते हैं, यहाँ प्रीमोलर के बीच में आप रखते हैं, फिर चबाते हैं। फिर आता है इसके बाद आखिरी जो चौथा पार्ट है वो आता है क्या है, मोलर टीथ क्या करते हैं, पीसने में काम करते हैं। ओके, ये देखिए आपको दिखाते हैं मोलर टीथ 3 होते हैं। अब आप जो इसको है, एक बार आप इसको इमेज देख लीजिएगा गूगल में। ओके, अब जो टीथ का जो फॉर्मूला होता है, एक वयस्क व्यक्ति में जो टीथ का सूत्र होता है वो होता है 2 1 2 3। 2 1 2 3, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कर रहा है आपका रिप्रेजेंट आपके जो इंसाइजर जो टीथ होते हैं वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2। सबसे पहले जो 2 है इंसाइजर, फिर नेक्स्ट नंबर में जो है वो है आपका कौन सा है, कैनाइन काटने और दरार और फूट में जो आपका काम करता है वो करता है कैनाइन। और फिर है इंसाइजर, कैनाइन, फिर ये आपका प्रीमोलर, ये भी 2 है, फिर मोलर है। अब जो बच्चों में जो टीथ का जो सूत्र है, दांतों का जो सूत्र है वो है आपका 2102 बच्चों के जो टीथ का है। और बच्चों और एडल्ट में आप याद रखिएगा, जो बच्चों में जो टीथ दांत होते हैं जो अनुपस्थित होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके प्रीमोलर। अग्रचर्वनक जो दांत होते हैं वो बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। ओके, और जो बच्चों के दांत को क्या कहा जाता है, बच्चों के दांत भी 2 भाग में विभाजित होते हैं, एक होते हैं मिल्क टूथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। इसके बाद हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन आता है कि रेशियो निकालना इंसाइजर एंड प्रीमोलर का, इंसाइजर कितने होते हैं, आपने देखा इंसाइजर 2 1 2 3 में पहला तो आपका हो गया इंसाइजर, 2 इंसाइजर है और प्रीमोलर भी 2 होते हैं, तो इसका जो रेशियो होगा 2:2 और आंसर होगा 2:2। रेशियो को जो हम करते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं, 2 से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, इसका आंसर आ गया 1:1। ओके, अब प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर आर एब्सेंट। विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन चाइल्ड, किस प्रकार के जो दांत होते हैं बच्चों में अनुपस्थित होते हैं।